नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की साइट सिलेक्शन डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की साइट को सिलेक्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट इज़ वाटर अवेलेबिलिटी, देन सेकंड वाटर स्टोरेज, थर्ड इज़ वाटर हेड, चौथा डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, पांचवा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, और सिक्स्थ इज दी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला फैक्टर है दैट इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की डिज़ाइन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज कि अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा या वाटर कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है, सारी की सारी उस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की डिज़ाइन इसी एस्पेक्ट पर बेस्ड होती हैं। तो कोई भी प्रपोज साइट है उसका सबसे पहले हमारे पास में रन ऑफ डेटा अवेलेबल होना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द साइट या बिफोर इरेक्टिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक रन ऑफ डेटा उस प्रपोज साइट का अवेलेबल होना चाहिए, जो कि तकरीबन 25-30 साल की स्टडी से कलेक्ट होता है। अगर किसी कारण से किसी भी प्रपोज साइट का रन ऑफ डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो भी उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया का रेनफॉल का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल की स्टडी की जाती है फॉर कुछ सर्टेन ईयर्स, और उस रेनफॉल के आधार पर एवरेज रेनफॉल उस एरिया की देखी जाती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इसका एस्टिमेट हम इस बात से लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जब हमारे पास होगी, एक ईयरली रेनफॉल की डिटेल्स जब हमारे पास होती हैं, तो इससे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी इजीली डिसाइड की जा सकती है। देन कुछ स्टीम, डीजल या गैस टरबाइन प्लांट के अगर पीक लोड प्लांट्स वहाँ पर सेट करने हैं तो उसके लिए भी आइडिया मिल जाता है। और अगर वो पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ कई बार फ्लड सिचुएशंस रही हैं, बाढ़ की स्थिति रही है, तो उसके भी उसको कंट्रोल करने के उसके रिलीफ मेजर्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मेन फ्यूल जो है दैट इज़ दी वाटर, और इसलिए हमेशा जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं वो रिवर और कैनाल के निकटतम स्थान पर लगाया जाएगा, जहाँ पर वाटर हमको ऑल द ईयर या थ्रू आउट द ईयर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल रहेगा। देन सेकेंड पॉइंट इज़ दी वाटर स्टोरेज, क्योंकि किसी भी साल में जो बारिश होती है उसमें कई तरह के वेरिएशंस आते हैं, यानी कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल सूखा जाता है, और पर्टिकुलर सीजन्स भी होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमको अगर कंटिन्यूस पावर जनरेशन चाहिए तो वाटर को कहीं पर स्टोर करके रखा जाए। ये जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं ये कुछ हाइड्रोग्राफ्स और मास कर्व से कैलकुलेट की जाती हैं। तो मैक्सिमम स्टोरेज कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च होने वाले जो भी खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको जस्टिफाई करता हो। यानी इतना स्टोरेज हो कि थ्रू आउट द ईयर हमको वाटर की अवेलेबिलिटी उससे मिलती रहे। तो दो टाइप के स्टोरेज मेनली यूज़ में लिए जाते हैं। एक तो इस तरह का स्टोरेज बनाया जाता है कि हमको पावर जनरेशन 1 ईयर के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इस तरह के स्टोरेज में साल के शुरुआत में स्टोरेज फुल रहेगा, और जैसे जैसे साल ख़त्म होने को आता है तो स्टोरेज भी खाली होता जाता है। तो इस तरह के स्टोरेज में 1 साल के लिए स्टोरेज को फुल कर दिया जाता है, और 1 साल तक कंटिन्यूस पावर जनरेशन उस स्टोरेज से ईजीली हो जाता है। देन जो सेकेंड तरह का स्टोरेज आता है उसमें स्टोरेज इस तरह का कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि चाहे किसी भी तरह का पीरियड आए, यानी 2-3 अगर 1-2 साल को सूखा भी पड़ जाए, ड्राई सीज़न निकल जाए, उस केस में भी वाटर की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी। तो थ्रू आउट द ईयर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरह से ये 2 स्टोरेजेस बनाए जाते हैं। तो इस सब के लिए एक उस पर्टिकुलर एरिया का जियोलॉजिकल स्टडी किया जाएगा, जिससे हमको वाटर का
मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वाटर में वो जो रेनफॉल है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं थ्रू आउट। तो हम उस एरिया की जियोलॉजिकल स्टडी करेंगे सो दैट कि वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। और डैम को इस तरह से लगाया जाएगा कि हमको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई पूरे साल मिलती रहे। अगर ड्राई सीज़न है उस केस में भी हमको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मिल जाएगी। तो इसी वाटर स्टोरेज से हमको डैम की लोकेशन का भी एक आइडिया मिलेगा। तो इन सब के लिए हम हाइड्रोग्राफ या मास कर्व्स या कोई और एनालिटिकल मेथड उसको यूज़ में लेते हैं और इससे हमको डैम की स्टोरेज कैपेसिटी का आइडिया लगता है। देन थर्ड जो पॉइंट है दैट इज़ दी वाटर हेड। वाटर हेड के लिए क्योंकि अगर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है साइट सिलेक्शन का, और हम कह सकते हैं कि वाटर हेड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जो भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी उसका कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड होता है वाटर हेड की, क्योंकि जितना वाटर हेड को इंक्रीज़ किया जाएगा उतना ही वाटर स्टोरेज की रिडक्शन होती जाएगी और कैपिटल कॉस्ट भी प्लांट की उस तरह से उसी रेशियो में रिड्यूस होती जाएगी। तो जितना इफेक्टिव हेड को इंक्रीज़ किया जाएगा उतना ही टर्बाइंस को सप्लाई किया जाने वाला वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। एंड वी कैन से कि अल्टीमेटली जो वाटर स्टोरेज है उसको भी हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव हेड हमको एक सफिशिएंट हेड अवेलेबल हो इस तरह की साइट हमको सिलेक्ट करनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। ये एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर हम जितना लोड सेंटर से हमारा प्लांट दूर होगा उतना ही हमको ट्रांसमिशन लाइंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी पावर को सप्लाई करने के लिए। तो हमको लाइन में लॉस है, इकोनॉमिकल पावर सप्लाई में लॉस हो रहा है, इन सब को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमारा प्लांट जो है इट शुड बी लोकेटेड मच नियर टू द लोड सेंटर। तो प्लांट का डिस्टेंस लोड सेंटर से कम रखा जाए सो दैट कि इरेक्शन की कॉस्ट है और ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस है, इन पर होने वाली सारी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। देन नेक्स्ट पार्ट जो फैक्टर है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का इस तरह से है कि जो हमारे प्लांट है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास में अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सो दैट कि जब हम प्लांट को इरेक्ट कर रहे हैं, एक प्लांट लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, उस वक्त तो जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इजीली वहाँ तक लाए जा सके। और इसके बाद भी अच्छी एक्सेसिबिलिटी अगर हमारी पावर प्लांट तक होगी तो ट्रांसपोर्ट जो रेल है, रोड है, उनकी हमको अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। देन सिक्स पॉइंट इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को एक बहुत बड़ा स्पेस रिक्वायर्ड होता है एक कंप्लीट हाइड्रो पावर प्लांट को इरेक्ट करने के लिए। तो लैंड की अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह की हो कि एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड अवेलेबल हो एट मच चीपर कॉस्ट। तो यूजुअली क्योंकि ये लैंड्स जो हैं हिली एरियाज़ में होते हैं एंड आउट ऑफ द सिटी होते हैं, इसलिए चीप तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट अ पर्टिकुलर लैंड एरिया इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। एक मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट भी इसमें रहती है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो फैक्टर है वो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अनदर फैक्टर इज़ द टाइप ऑफ लैंड ऑफ द साइट। जो लैंड है उसका टाइप किस तरह का है वो भी इट शुड बी, मतलब सबसे जो ज़रूरी बात है कि जो लैंड हम सिलेक्ट करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए इट शुड बी चीप एंड रॉकी यानी चट्टानों वाली भूमि होनी चाहिए सो दैट कि उस पर जब डैम इरेक्ट किया जाए तो हमको उससे हाई हेड मिल सके और डैम को कंस्ट्रक्ट करना जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है चट्टानी भूभाग में। तो किसी भी हम कहें कि डैम के लिए जो फाउंडेशन रॉक्स होती हैं उनकी वो रॉक्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि किसी भी तरह के डैम स्ट्रक्चर से आने वाली जो स्ट्रेसेस हैं और वाटर का थ्रस्ट वगैरह जब आता है उनको वो इजीली झेल सके, विथस्टैंड कर सके। देन किसी भी तरह की हर कंडीशन में वो स्टेबल रहें। तो इस तरह की रॉकी एरिया या रॉकी लैंड की रिक्वायरमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के सिलेक्शन में हमको रिक्वायर्ड होती हैं।
अब हमारा जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इट इज़ मेनली एन यूज्ड एज इंडिपेंडेंट पावर सोर्स। जबकि हमको अच्छी क्वांटिटी में वाटर थ्रू आउट द ईयर अगर अवेलेबल होता है तो ये एक इंडिपेंडेंट पावर सोर्स की तरह एक्ट करता है और उसमें हम इसको एज अ बेस लोड काम में लेते हैं। कई बार इंडिपेंडेंट पावर सोर्स में जबकि वाटर की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर नहीं रह पाती हैं, तो उस केस में जब ड्राई सीज़न होता है हम उसको एज अ पीक लोड पावर प्लांट भी यूज़ में लेते हैं। और उस केस में आजकल जो बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो सिस्टम दे रहा है, इन दैट इज़ बाय इंटरकनेक्टिंग विद द स्टीम पावर प्लांट। इसको हाइड्रो पावर प्लांट को स्टीम पावर प्लांट के साथ में इंटरकनेक्ट करके और यूज़ में लिया जाता है। मतलब इंडिविजुअल पावर प्लांट्स आर नॉट इन मच यूज़। तो उस केस में जो बेस सप्लाई है, बेस लोड की सप्लाई है, वो हाइड्रो पावर से ली जाती हैं। और जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, उस केस में स्टीम जो है, स्टीम पावर प्लांट वो उस पीक डिमांड की पूर्ति करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ कंबाइंड विद द स्टीम पावर प्लांट। और जब लेस डिमांड होगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बेस लोड की पूर्ति की जाएगी और पीक डिमांड आने पर स्टीम पावर प्लांट को यूटिलाइज लिया जाता है। और जब स्ट्रीम फ्लो कम होता है मैक्सिमम डिमांड से, उस केस में हाइड्रो को पीक लोड की तरह चलाते हैं एंड स्टीम प्लांट इज़ यूज एज अ बेस लोड। तो इंडिविजुअल अगर हम कहीं चला रहे हैं तो इट इज़ मोस्टली यूज एज अ बेस लोड, बट अगर इसको कॉम्बिनेशन में चला रहे हैं तो वो स्ट्रीम फ्लो के अकॉर्डिंग, स्ट्रीम फ्लो अगर कम है तो हाइड्रो को पीक की तरह और स्टीम को बेस लोड की तरह पर चलाया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी site selection for hydroelectric power plant and the application of the hydroelectric power plants. Thank you.